नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। यूं तो ये फिल्मी गाना है, लेकिन यही गाना इन दिनों बिहार की सियासत में अफसाना बना हुआ है। चुनाव की आहट के साथ ही दलबदल की दस्तक होने लगी है। यूं तो दलबदल की दलदल में सभी पार्टियां धंसी हैं, लेकिन बीजेपी का कमल इन दिनों इस दलदल में ज्यादा खिलता नजर आ रहा है। तभी तो इन दिनों बाहरियों के बीजेपी के अंदर जाने का सिलसिला जारी है। तो क्या डिमांड बीजेपी की बढ़ गई है, या फिर बीजेपी को अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा जो उसे बाहरियों की जरूरत पड़ गई है? सवाल एडजस्टमेंट को लेकर भी है, सवाल आस्था का भी है। सियासी दल का दिल से कोई वास्ता नहीं होता है। चुनाव के वक्त इसकी बानगी खूब देखने को मिलती है। मकसद साधना सबसे बड़ा मकसद होता है। लोकसभा चुनाव में तो ऐसे साधकों की कमी नहीं दिखी, लेकिन बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन साधकों ने दिल छोड़ दल की साधना अभी से ही शुरू कर दी है। सियासत में वक्त की समझ बड़े काम की चीज होती है, और ये समझ चुनाव के वक्त बड़े काम आती है। बिहार में चुनावी फिजा के आने की आहट शुरू हो गई है, लेकिन लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ दलबदल का सिलसिला अभी तक जारी है। बीजेपी में शामिल होने का समारोह तो अभी थमा भी नहीं है। हम लोग को भी भारतीय जनता पार्टी के हुआ है, जिसमें बिहार के आशीष रंजन सिन्हा जी, अशोक कुमार गुप्ता जी और हीरा प्रसाद जी, आप तीनों सेवा में रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा में रहे हैं, और आज ऐसे अधिकारियों की पार्टी में आने से निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में राज्य के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का माहौल है और मजबूत होगा, प्रभावित होगा। लोकसभा चुनावों में दल बदलने की फितरत ने अगर आरजेडी कांग्रेस को झटका दिया, तो विधानसभा चुनाव से पहले यूं लग रहा है कि झटके के दायरे में जेडीयू भी आने वाला है। चापलूसों का जरूरत है वहाँ पर, कार्यकर्ताओं का नहीं। इसलिए निर्णय लिए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर थे, वो महत्वपूर्ण पद मिल पाएगा भाजपा को? एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं इस पार्टी में, और माननीय मोदी जी के सपनों का भारत और बिहार बनाने में हम जैसे कार्यकर्ताओं का जो भी योगदान हो सकता है वो देंगे, और भरपूर देंगे। जाहिर है जेडीयू को झटका लग सकता है, लेकिन वो महसूस करना नहीं चाहता। पार्टी को लगता है जो छोड़ेंगे उनमें क्वालिटी नहीं होगी। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो कंफर्ट जोन की तलाश सबको होती है, तो कुछ लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे लोग जो यहाँ आए हैं वो ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मार्केट डाउन हुआ है जेडीयू का? मुझे नहीं लगता। उपचुनाव के बाद जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को समझ सकते हैं, उनको ये पता है कि ये 3 दलों का जो महागठबंधन है, यहाँ सांप्रदायिकता की आंधी चलाने की कुव्वत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दूसरे दलों को छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले ये मान रहे हैं कि बीजेपी वो दल है हर चुनाव में जिसकी जीत की गारंटी है। मगर सवाल ये भी है कि इस गारंटी में वो कौन कौन शामिल हैं जो खालिस बीजेपी वाले नहीं माने जाते। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल है, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। अशोक सिन्हा साहब हैं आरजेडी की तरफ से, असमतुल्लाह बुखारी साहब हैं जेडीयू की तरफ से, अच्युतानंद जी हैं विधायक बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले अच्युतानंद जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। समारोह आपका ही कुछ ज़्यादा हो रहा है और लगातार आपका ही कुनबा बढ़ता जा रहा है। हम यूँ कहें कि बाहरी आपके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। क्या बीजेपी को खुद के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है जो बाहरियों की ज़रूरत पड़ी, या फिर आपकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में? झा जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबका साथ सबका विश्वास। आपको जानकारी होगा कि जब राम रावण युद्ध हुआ था तो भगवान राम ने सरजुग के तट पर संकल्प लिया था, निश्चय ही भीन मही करूँ,
रास्ते में सबरी का जूठा बैर खाते, गिद्धराज को गले लगाते, बंदर भालू से मित्रता करते, जनसमान की चेतना जागृत करते, लहराया था आर्यावर्त के पर्चा रावण के नगरी में, और दुनिया को बताया था दैविक दैहिक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो आप देश कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, गौरवशाली भारत की परंपराओं को वर्तमान दुर्व्यवस्था से चीरते हुए स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम बिहार के निर्माण करना है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी सब तबका के सब समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए दरवाज़ा खोले हुए है, जिससे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त बिहार बना सके। उसके लिए कोई पैमाना नहीं, कोई आधार नहीं है जिसे आप कभी खुलकर जिसका विरोध करते थे, खिलाफ उनके बोलते थे, आज भी अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं भाई। उस समय आपकी विचारधारा बदल जाएगी जब आएंगे तो। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के नेता श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में आ रहा है। और पंचनिष्ठा, जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा है, उस पंचनिष्ठा तो बीजेपी का नजरिया उन लोगों के लिए बदल जाएगा जिन्हें आप कभी जिनके खिलाफ बोलते थे, अगर वो आपकी पार्टी में आते हैं और उस समय आपका सुर बदल जाता है तो नजरिया अचानक बदल जाता है। झा जी, महाभारत युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने पूरे कौरव सेना को कहा था, जिन जिन लोगों को न्याय के पक्ष में आना है, जिन जिन लोगों को द्रौपदी के चीर हरण के दुख के साथ खड़ा होना है, जिन जिन लोगों को पांडवों के वनवास के अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करना है, उन सब लोगों से आग्रह है। द्रौपदी के चीर हरण के लिए जो जिम्मेदार हैं, कम से कम उन्हें तो आप शामिल नहीं करेंगे। आपकी भाषा में बात कर रहा हूं मैं। द्रौपदी के चीर हरण के जो जिम्मेदार हैं, उनको कहाँ शामिल भारतीय जनता पार्टी? नहीं तो जिसे जिम्मेदार मानते हैं उन्हीं के कुनबे के अगर लोग होते हैं तो वो लोग स्वच्छ हो जाते हैं आपकी पार्टी में। दुर्योधन का भाई सुकर्ण था, उसने पांडव पक्ष में आया तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये आस्था को लेकर जरूर सवाल उठता है, आस्था अचानक कैसे बदल जाती है। हमारे साथ बुखारी साहब भी हैं। बुखारी साहब, क्या ऐसा है क्या कि डिमांड बढ़ गई है बीजेपी की, इसलिए ज़्यादा उधर ही जा रहे हैं? देखिए झा जी, अभी आप हमारे बीजेपी के मित्र हैं, राम कथा महाभारत कथा सुना, अपनी तो कोई कथा इनको है नहीं, न पार्टी की कोई पॉलिसी है, न पार्टी का कोई मैटर है, न पार्टी का कोई उद्देश्य। राम कथा कहते हैं और महाभारत कथा कह के अपनी बात को ख़त्म कर दिए। अपनी बात तो इन्होंने कुछ पार्टी की बीजेपी की कहा नहीं। बीजेपी में आरएसएस की कथा चलती है और आरएसएस के लोग ही बीजेपी में सर्वोपरि माने जाते हैं। तो आपको लगता है कि उस कथा से ज्यादा लोग तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हाँ। जो आरएसएस का कभी मुंह नहीं देखा, बीजेपी में कहाँ ऐसे लोगों की कोई गुजारिश हो रही है? आपकी पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री का मामला हो, आपकी पार्टी से भी प्रधानमंत्री का मामला हो। आप देखिए हमारे हुकुमदेव नारायण जी सच्चे समाजवादी लोग चले गए, भटक रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी से भी और बीजेपी जो में जा रहे हैं लोग, तो क्या गैर आरएसएस उन्हें आरएसएस पसंद आने लगा, या फिर ये लोग भी जा रहे हैं, पता लग जाएगा आपकी पार्टी में हैं या थे? जी, आरएसएस को पसंद करने वाले लोग पार्टी में आपके थे, ये मान रहे हैं, और जिन्हें आपने अपने पास रखा और अचानक वो बीजेपी में चले गए। वो तो सिर्फ मृत तृष्णा में जा रहे हैं। वो मोदी जी का जो एक भी चल रहा है, वो अब जेडीयू में कोई तृष्णा नहीं, सपने का ख्वाब दिखा रहे हैं। जेडीयू में कोई तृष्णा नहीं, सपने के ख्वाब में उजा रहे हैं। अब जाने वाले जो जा रहे हैं, देखिए व्यक्तिगत लाभ के लिए जो आदमी आईएएस रहा, बड़े सरकारी पदों पर रहा, खूब कमाया, तनख्वाही सही, कम नहीं, लाख 1.5 लाख, अब जब वो रिटायर कर गया, अब उसको राम राम करने का वक्त आया, तो उसको भी मृत तृष्णा कि चले कुछ बीजेपी में जाके लूट लें। नहीं तो फिर हमारे यहाँ तो लूट का गुंजाइश है नहीं, वहाँ इनको नजर आया तो सब जा रहे हैं। वो क्या करेंगे, वहाँ नौकरशाह सब जा रहे हैं। बुखारी साहब, पूर्व नौकरशाह को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो पूर्व नौकरशाह को तो आपने भी शामिल किया। देखिए हमने भी शामिल किया। मैंने कहा
कि हमारे यहाँ कोई आरएसएस की नीति नहीं है, समाजवादी नीति नीति है। अलग हो सकती और है, लेकिन आप भी समाजवाद दल में बदल विश्वास नीति को करने वाले आगे बढ़ाते लोग रहे। का हमारे यहाँ पूछ झा है। जी, झा जी विनम्रता पूर्वक ये बार बार आरएसएस को ला रहे हैं यहाँ बहस में, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी नहीं, आप बताइए ना कि आपका कहाँ आरएसएस के लोग के सिवा किसी को आपने कोई इज्जत दिया भी तो गठबंधन के लोगों को दिया। मैं आरएसएस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बुखारी साहब मैं ना आरएसएस के आपकी लिए नाम पार्टी बोले को लेकर- तो हमको उसका जवाब देना है। ठीक है, दे दीजिएगा। आपकी पार्टी को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं। आपकी पार्टी में अब कोई तृष्णा नहीं है, आपकी पार्टी में अब कोई ख्वाब नहीं है, आपकी पार्टी में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए लोग भाग रहे हैं आपकी पार्टी से। देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग भागते हैं। नीति और सिद्धांत के लोग जो हैं वो कभी मरते दम पार्टी नहीं छोड़ते हैं और न छोड़ेंगे। लेकिन जिनको व्यक्तिगत स्वार्थ जो तो क्या लोग आए बीजेपी हैं, में कभी जो लोग थे हमारे वो जदयू से आपकी भी पार्टी जो में लोग शामिल आए, होते उनके बारे हैं? में भी हम आपको बता सर देंगे। सुन लीजिए, उनका बैक बुखारी हिस्ट्री साहब, क्या रहा। क्या बीजेपी में कभी जो लोग शामिल थे अगर आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या उनकी नीति और सिद्धांत को लेकर आपकी विश्वसनीयता कायम हो जाती है, अचानक बढ़ जाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी बीजेपी के लोग आए हैं या आते हैं, उनको हम पहले कह देते हैं कि आप आए हैं तो यहाँ रहिए और हमारा तहजीब सीखिए। हमारा जो सिस्टम कस्टम जो हमारे पार्टी सोच बदल जाती है क्या एक दिन में? नहीं, सोच कैसे? उनको सोच बदलने के लिए हम रख करके फिर उनका क्लास एक दिन में बदल जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, एक होता है दिन में क्या कैसे? बुखारी उनका साहब? क्लास करते आपकी हैं। आज जो सोच है वो क्या कल बदल जाएगी, अचानक बदल करते हैं, जाएगी? उनको लाते के साथ कहीं बैठा नहीं देते हैं अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं आप डेली और उनको फिर ठीक करते जब देखते हैं कि अब उसके ये बाद आपको आदमी लगता है कि वो आरएसएस की सोच पूरी से अलग तरह हो गया ये है। धुल चुका है, तब उनको हम कहीं डिटर्जेंट कोई ऐसा है क्या जो आप धोते हैं? इनका ट्रेनिंग तो बिल्कुल, आप बताइए ना, हमारे यहाँ जीतन कोई राम है? मांझी और शरद यादव को ट्रेनिंग नहीं डिटर्जेंट कोई ऐसा है क्या कि आप बीजेपी से किसी को लाते हैं तो उसे एकदम स्वच्छ कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो आते हैं, साल 2 साल 5 साल लग जाता है उनको ठीक होने में, और तब हम उनको देखते हैं कि ठीक हुए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। लोकसभा चुनाव में आपने 13 बाहरी उम्मीदवारों को खड़ा किया, टिकट दिया आपने बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम के, अगर आपने टिकट दिया, जिसमें भाजपा के 4 लोग थे शामिल। देखिए, ट्रेनिंग आपने बिना दिए है टिकट दे दिया। आप मेरी बात समझ लीजिए, चुनाव में जाना, चुनाव लड़ाना, हम वहाँ चुनाव जीतने की संभावना देखते हैं। उस समय विचारधारा खत्म हो जाती है। वहाँ उस समय देखते हैं कि ये चुनाव जीत के आएगा तो फिर इसको हम ठीक करेंगे। अरे आप बिना ठीक किए जनता के पास भेज जनता देते के हैं बीच तो उनको। उनका एक बहुत मतलब सा- आप आरएसएस की बहुत सोच सा वाले लोग को सीक्वेंस भेज देते ऐसा है हैं जो जनता के बीच बुखारी भेजना साहब, आप पड़ता अपनी है। बात में आप मेरे ख्याल से आप उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि वो आरएसएस की सोच से होते हैं सुसज्जित, आप आरएसएस की सोच के साथ उन्हें जनता के बीच भेज भी देते हैं। पहली और बात तो फिर मैं बाद में ठीक आपको करने के ये बाद। बता दूं कि हमारे यहाँ आरएसएस के लोग आते ही नहीं है। बीजेपी को आप, हमारे लोग आते हैं बीजेपी के लोग। फिर तो बीजेपी आरएसएस अलग है। बहुत फर्क है। बीजेपी में आरएसएस का दबाव है, चलता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अपने आप को आपकी खुद पार्टी के नेता आप खुद कहते रहे कि बीजेपी आरएसएस दोनों एक आप ही मेरी है। बात तो समझिए। समझ रहे हैं, आरएसएस का के गाइडेंस में वो झा जी, चलते हैं, ये कुछ लेकिन नहीं अपनी जानते हैं। पार्टी वो अलग आरएसएस बताते के हैं। विषय में कुछ नहीं जानते। अपनी पार्टी वो अलग समझे, बताते ये हैं। रट लगा एक आरएसएस आज ना, ना, देखिए, भाई साहब। आज जितना भी कांड हो रहा है, जो ये उलझाने के लिए देश को अभी नया नया कांड चुके अभी फ्लॉप कर रहे हैं। मोदी जी आए और अपने वादे से पलट रहे नहीं, वो हैं। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक तो है। मैं अभी आपसे एक बस नया इतना नया पूछना चाह रहा हूं तमाशा सर, खड़ा कर रहे हैं बीजेपी ताकि और जनता आरएसएस का- बीजेपी जनता और दिग्भ्रमित हो जाए। बीजेपी और आरएसएस की सोच अलग है। बीजेपी और आरएसएस की सोच अलग है आपके मुताबिक? सोच की बात हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी में जो लोग हैं वो उन पर आरएसएस के से लोग प्रभावित का हैं। सोच हावी किया जाता है, प्रभावित होते हैं वो लोग, लाए जाते हैं बीजेपी में, फिर उनको आरएसएस के तो ट्रेनिंग फिर में भेजा जाता है। आरएसएस की सोच से हमारे प्रभावित यहाँ जो लोगों को आप बीजेपी कैसे से लोग वापस आते अपने पार्टी हैं में उनको हम समाजवादी विचारधारा में लाने की कोशिश करते हैं, लाते हैं। एक दिन में विचारधारा बदल जाती है? एक दिन में कैसे बदलेगा? उनको बिना विचारधारा बदले आप टिकट कैसे दे देते हैं? टिकट देने की बात, तो फिर मैंने कहा कि टिकट तो एक चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने की तो फिर ये प्रक्रिया फिर में अवसरवादी राजनीति हो गई सर। अवसरवादी राजनीति कैसे चुनाव जीतने के लिए आप आपसे मिलती जुलती सोच वाले इंसान को आप नहीं लाते हैं और उसे ही जनता के पास भेज देते हैं? उनको भेजते हैं जो वहां से अपनी छवि बना के किसी ठीक है तरह अशोक जी, रखे हुए थे, क्या और ऐसा हमारे है क्या यहाँ तो अचानक वहां भेजते हैं।
कोई डिटर्जेंट है जो आपकी नज़र में कभी एकदम दागदार रहा और आज आपके पार्टी में शामिल होता है तो आप स्वच्छ उसे कर देते हैं? सुमित जी, डिटर्जेंट आप जो कहें तो डिटर्जेंट हमारी पार्टी में, मैं अपने पार्टी तक सीमित रहूंगा, हमारे पार्टी में डिटर्जेंट जो है वो है समाजवाद का। हमारा कम से कम एक आइडियोलॉजी है समाजवाद का, और समाजवाद में ध्यान देते हैं कि समाज के जो निचले तबके का आदमी है उसकी कद्र करना कोई सीख रहा है, तो हम समझते हैं कि मेरा डिटर्जेंट काम कर गया। लेकिन डिटर्जेंट कितना काम कर गया और कितनी जल्दी काम कर गया, वो एक अलग मसला है। सवाल है, वो हर सवाल को लेकर हाजिर होऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है सर, मैं आऊंगा कि डिटर्जेंट कितनी तेजी से काम करता है और ऐसा क्या जादू उस डिटर्जेंट में है कि जिसे कभी वो कहते हैं कि आरएसएस की सोच से शामिल वो लोग हैं, आरएसएस की सोच उन्हें भरी हुई है, अचानक समाजवादी सोच भर जाती है, स्वच्छ हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी, आज यहाँ कल वहाँ परसों न जाने कहाँ, यही स्थिति अब बिहार की सियासत में नज़र आने लगी है और लगभग सभी जो नेता हैं इधर से उधर आने लगे हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी का जो घर है उस घर में जो बाहरियों के आने का सिलसिला है वो कुछ ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है। तो क्या इसका मतलब डिमांड बीजेपी की ज़्यादा बड़ी है, बाकी पार्टियों की डिमांड कम होगी? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी, मैं आपकी बात पूरा करना चाहूँगा। जो डिटर्जेंट की बात हो रही थी, डिटर्जेंट ऐसा उसमें क्या है जो आरएसएस की सोच, सांप्रदायिक सोच अचानक धर्मनिरपेक्ष सोच में बदल देते हैं डिटर्जेंट के जरिए और समाजवादी सोच में बदल देते हैं डिटर्जेंट के जरिए? ऐसा क्या है उस डिटर्जेंट? ये तो व्यक्तिगत मान्यता की बात है सुमित जी, कि कौन सा आदमी किस चीज़ से। अब कल मैं सुन रहा था आदरणीय शिवानंद जी को, तो शिवानंद जी पूरे लाइफ में सोशलिस्ट रहे, लेकिन अब हमें लगता है कि वो रिविजनिस्ट हो गए, कि आखिर वक्त में वो लगता है कि उनकी आस्था खत्म हो गई। तो ये तो व्यक्तिगत मान्यता होती है। अब जहाँ आप बात कर रहे हैं कि भीड़ कहाँ है, ज्वाइन करने वालों की तादाद कहाँ है, तो ये तो ऑब्वियस है। ये तो कोई भी आदमी देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला जो चुनाव है उसके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि वो टोटल 95 सीट्स पे शायद लड़े थे, उसके अलावा टोटल के टोटल स्कोप्स हैं। और दूसरी पार्टियों को, हमारे पार्टी को या जनता दल यू नहीं, उस हिसाब से वैकेंसी जेडीयू में भी होनी चाहिए। एक मिनट में पहले ही जरा कर दूं जी, वो उनके पास केवल 95 ही वैकेंसी थे ना, 105 पर लड़ा था, लड़े थे। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि इनके तुलना में इनके पास कम वैकेंसी है और हमारे पास ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन जब दोनों पार्टियां एक हो रही हैं, मर्जर हो रही हैं, तो ऑब्वियस है कि जो फ्रिंज पे लोग बैठे रहते हैं, जो आइडियोलॉजी के फ्रिंज पे बैठे रहते हैं, ऐसा इसमें होता है। इसमें कुछ कोर में बैठे रहते हैं आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पेरीफेरी पे बैठे रहते हैं। तो पेरीफेरी पे बैठे हुए लोग जो हैं उसमें पॉलफुच क्राफ्ट होता है। नहीं, वो फिजिक्स में आपने देखा होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सर, एक मैं बता देता हूं। तो अभी आप फिलहाल आपने जिस संदर्भ में बात की, हाँ, तो और इतना अलंकृत करने की बात नहीं है। ये 3 जो लोग गए हैं, जिनका नाम ले रहे हैं 3 DGPs, तो सीधे कहा जाएगा रैंसिड पिकल्स। आपने सुना होगा रैंसिड पिकल। मैं सड़ा टमाटर नहीं बोलूंगा। वो आज भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अडवाणी जी को कहा था रैंसिड पिकल। वही मैं इन लोगों के बारे में कह रहा हूं। दे फ्लॉप्ड एज पुलिस ऑफिसर, दे फ्लॉप्ड एज फ्रिंज प्लेयर, एंड नाउ दे विल फ्लॉप एज पॉलिटिशियन। एक बात और मैं कह देता हूं, यही आदरणीय आशीष रंजन सिन्हा जी हैं, जिनको हटाने के लिए सुशील मोदी ने न जाने कितनी ज्यादा प्रेशर डाला था नीतीश कुमार जी पे।
यही आशीष रंजन सिन्हा आज उनकी तारीफ करके वो बोल रहे हैं। ये मैं अंदर की बात आपको कह रहा हूं। इन्होंने प्रेशर डाला था कि इस आदमी को हटाइए, और आज उस आदमी को वो अलंकृत कर रहे हैं कि मानो उन्होंने कोई चाणक्य पा लिया। अच्युतानंद जी, जी जी, जिस इंसान को, जिस शख्स को कल तक आप उसके खिलाफ थे, ये सवाल सभी पार्टियों के लिए है। वही सवाल है, फिर आप कहेंगे कि नहीं उनकी सोच बदल गई। डिटर्जेंट की बात फिर आ जा रही है। ये डिटर्जेंट कहाँ है और कैसा पहले है? झा जी, सुमित झा जी, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब लोग देश के आज़ादी के बाद जिन प्रकार की परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियाँ कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं दिया था देश को विभाजन करने का। बार बार अब्दुल्ला साहब ने आरएसएस का चर्चा किया है, तो आरएसएस के प्रार्थना में प्रत्येक दिन अजय यांग च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम जगत देहि नर्मम भवेत्। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इतनी ताकत दो कि जगत के कल्याण के लिए सुशील हो, नर्म हो। एक से जाना है हमको, सुशील हो, नर्म हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अविवाहित रह के, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, गरीब किसान मजदूरों के बीच जंगलों में काम करके और देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का काम कर रहा है। सवाल का मुकम्मल जवाब देंगे तो इस प्रकार के चार्ज लगा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। ठीक है, वो चार्ज दूसरा बात है, आरएसएस की सोच बता रहे हैं कि बीजेपी से प्रभावित। दूसरा बात पहले भी मैं, बीजेपी प्रभावित है, आप खुद भी मान रहे हैं। दूसरा बात मैं पहले भी कहा, आरएसएस पर नहीं जाएंगे सर, प्लीज। दूसरा बात पहले भी मैं कहा, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, और आरएसएस वाले को छोड़ के दूसरे का गुंजाइश मैं उस पर लंबी बहस हो सकती है कभी। मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे कि जो इंसान आपके लिए कभी विरोधी रहा, आपके लिए कभी अछूत तक रहता है, बाकी पुराने संदर्भों में भी हम बात करेंगे, आप जानते हैं कई सारे चेहरे हैं जिसे आप अछूत तक मानते थे और विरोध में तमाम बातें कहते थे। आज जब आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगता है, अचानक सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये खुला ऑनलाइन मेंबरशिप का घोषणा किया। किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठा में विश्वास है, वो भविष्य भारतीय जनता पार्टी में आने का पूरी भारतीय जनता पार्टी में आस्था है या नहीं? पूरी छूट है। और उस पर हमको आपकी पार्टी में आस्था अगर थी तो आप पहले उसके खिलाफ क्यों बोलते थे? पहले उन लोगों के खिलाफ आप क्यों आग उगलते थे? और आज आपके लिए लग रहा है हमारे पंचनिष्ठा में विश्वास किया, हमारे नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया, तो उसे हम पार्टी में आने से रोक देंगे क्या? चुनाव आते ही ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठा में विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के गौरवशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहा है। चुनाव के आते ही क्यों सर? चुनाव के आते ही अचानक तो भारतीय जनता पार्टी की मेमोरी की पूरी दरवाजा खुला हुआ है। मैं इस पे इंटरैक्ट करूंगा। सब दिन खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मेंबरी जो कह रहे हैं खुली हुई है, वो इसलिए कि सारी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को अपना इनकम का ब्यौरा दे दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने आज तक नहीं दिया। हमें लगता है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी करने के लिए ये ओपन होके, ताकि ये मनी हमारा कंट्रीब्यूशन से आया है। ये ब्लैक मनी रखने वाले लोग, चर्चा हो रही है। पशुपालन घोटाला करने वाला लोग कहेंगे ब्लैक मनी का बात। अरे अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला करके जेल जाने वाले लोग और हाथी पर चढ़ के जेल से निकलने वाले लोग। मैं आपको कह रहा हूं, गलत बात। मेंबरशिप की बात की, मेंबरशिप है, खुला मेंबरशिप है, आप नहीं जानते हैं। ऑनलाइन मेंबरशिप है, इसलिए है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा सके। ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अभी तक इलेक्शन कमीशन को डेट भी दिया 30 नवंबर, अभी तक पता है? अभी जानते कि नहीं दिया है? ये अरे बाप, ये क्या बीजेपी के आप यू सीज टू बी अ बीजेपी मेंबर। आई एम वेरी सॉरी टू से, आप बीजेपी के एमएलए हो सकते हैं लेकिन एक बीजेपी के मेंबर, आपको पता नहीं है? सारा हिंदुस्तान एवं सुमित झा जानते होंगे कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक इलेक्शन कमीशन को डेट बीत जाने के बाद भी ब्यौरा नहीं दिया। वो इसलिए ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, ओपन मेंबरशिप, व्हाट इज दिस? आज सारे जगह लोकतांत्रिक पार्टी का ओपन मेंबरशिप होता है, इसलिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं। आप कर रहे हैं पशुपालन घोटाला पर जेल से हाथी निकाल के, और जो मुजरिम है उसे लेकर बिहार बने देश में अमित शाह दोनों ब्लैक मनी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना देश में सबके साथ सबके वो आपके आराध्य हो सकते हैं, वो सब के आराध्य नहीं है पूरे देश। अरे दुनिया जब ओबामा नरेंद्र मोदी को मान रहा है, मैं इंटरैक्ट करता हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं।
हमें अमेरिका नहीं जाना सर, ओबामा के पास नहीं जाना, आपको बिहार में सीमित रहना है। मैं बतला दूं, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के पास आते हैं, ब्रेक बाद आते हैं। करके नहीं आते हैं, देखिए आप केवल ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जी एक बार फिर से चुनाव की आहट आते ही दल बदल की दलदल में बिहार की सियासत धंसने लगी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर एन के चौधरी साहब, स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपका कमेंट चाहूँगा। ये सिलसिला चुनाव आते ही शुरू हो जाता है और इस सिलसिले में तमाम पार्टियां जुड़ जाती हैं, लेकिन जो अब तक हमने चर्चा की है उस चर्चा के मुताबिक बीजेपी भी है, जेडीयू भी, आरजेडी है। कहना है कि डिटर्जेंट कुछ ऐसा होता है सभी पार्टियों के पास, जो अगर कभी आरएसएस की सोच वाले होते हैं तो वो अगर जेडीयू या आरजेडी में आते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं तो समाजवादी सोच उनमें आ जाती है, आरएसएस की सोच हम धुल देते हैं, या फिर समाजवादी सोच वाले उसमें बीजेपी में जाते हैं तो वो पुरानी सोच वो धो देते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक दिन में सोच बदल सकती है क्या, या फिर अवसरवादी राजनीति है ये? यदि सोच हो तब ना बदलने की समस्या पैदा होगी। अगर सोच नहीं हो, अगर रंग जो उजला हो, उस पर तो हर रंग चढ़ जाता है। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कुछ कोर ग्रुप को छोड़कर, और ये कोर एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट तक सीमित रह गया। एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, हम एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में भी एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें, उनको अगर आप छोड़ दें, और एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजिकली जो अधिकांश ऐसे हार्ड कोर हैं, फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, जो आप जो कह लीजिए वो आइडियोलॉजी वगैरह नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने त्याग किया है उसका दो ग्रुप है। एक तो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच है उनका, डॉगमेटिक है, वो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। पुनर्जन्म हो तो शायद उसमें भी नहीं सियासत में और मैं बाद में आऊंगा, मैं एक थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन दे रहा हूं। बीच का जो ये है बहुत बड़ा है, ये फ्लेक्सिबल ग्रुप है जिसने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। सच कहिए तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को इवैल्यूएट तो कीजिए। इकोनॉमिक पॉलिसी पर क्या फर्क है मनमोहन इकोनॉमिक्स में, मोदी इकोनॉमिक्स में, नीतीश इकोनॉमिक्स में? क्षमा करिएगा, हम इस वक्त गंभीर चर्चा कर सकते हैं किसी सेमिनार में। ये 5 मिनट में हम अपने मित्रों को दुखी नहीं करना चाहते हैं, उनका जवाब आएगा, लेकिन आप बोल रहे थे, मुझे बोलने दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस? स्टेट का क्या रोल है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में? मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को अभी एक मशहूर टीवी चैनल में इलेक्शन के पहले पूछा था, वो प्रश्न को टाल गए। क्या अप्रोच है? स्टेट का क्या रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा? स्पष्ट बताइए जी। सच कहिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में थोड़ा फर्क है, आप देख ही रहे हैं कुछ है। कुल मिला के जब आइडियोलॉजी का एंड हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है कि हम आज एक्स में कल वाई में जाए? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए आप आक्रामक मत हो। क्या फर्क पड़ता है? एक्स से वाई, वाई से एक्स, एक्स से जेड, वाई से जेड, जेड से वाई। तो विशुद्ध तौर पर ये और एक दो अवसरवादी उदाहरण नहीं है, आप रिसर्च करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। बिल्कुल और एक दो केस नहीं। तो क्या ये आज के दौर में सिर्फ अवसरवादी राजनीति ही हो रही है? सीधी सी बात है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, और इससे छुआ आप देख रहे हैं जिस तरह अवसरवादी संगठन हो रहे हैं। आप इसको अगर उदाहरण लेना चाहते हैं तो परेशानी बढ़ेगी। यहाँ कोई प्रवक्ता है पार्टियों के, उनको लगेगा कि उनको हम टारगेट कर रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग कह रहे हैं। ये स्थिति है। हाँ। जो लेफ्ट है, जो कोर लेफ्ट है, जो और कोर राइट है, उनमें ये बदलाव नहीं के बराबर है। उसमें भी अब बात एक दो निकाल सकते हैं, मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो बीच का धरा है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं कि ये डायनेमिज्म है, वो डायनेमिक लोग हैं। और अगर आप क्रूड लैंग्वेज करते हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट है, उनका आइडियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, वो प्रॉफिट, वो बिजनेस है। जहां बिजनेस का मतलब खराब नहीं होता है, जहां उनको लाभ नजर आएगा जाएगा, पॉलिटिकल टर्म्स में लाभ। तो क्या ये लाभ दो तरफा होता है? लाभ दो तरफा होता है, पार्टी को भी उससे लाभ होता है, तभी तो लेते हैं। विनेबिलिटी क्या है? बिल्कुल
नहीं तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज बीजेपी की शिकायत, कल बीजेपी में, आज बीजेपी की तारीफ, दूसरे दिन बीजेपी की शिकायत। एक दो उदाहरण नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण हैं। और कई लोग हैं, छोटे लोग। मैं अच्युतानंद जी, मैं पहले आपसे ही जवाब चाहूंगा। इस सभी पार्टियों को लेकर बात हुई है और वाकई ऐसा है, अवसरवादी राजनीति, डिटर्जेंट की बात सर वो कहने की होती है, लेकिन ऐसा है क्या कि आपको भी फायदा चाहिए, किसी शख्सियत की जरूरत होती है टिकट के लिए ही सही, बाहरी उम्मीदवारों को आपको टिकट देना है, वहां पर आपके कोई नेता ऐसा नहीं है जो आप उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, तो आपको भी जरूरत पड़ती है और उन्हें भी जरूरत पड़ती है, तो दो तरफा फायदा है जिसकी वजह से दल बदल की दलदल बढ़ती जा रही है। झा जी, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, अखंड भारत के परिकल्पना को साकार करने के लिए जो लोग भी एकात्म मानववाद और पंचनिष्ठा में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे, उनके लिए दरवाजा हमारा खुला हुआ है। हम सत्ता के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं, हम देश के लिए सब लोगों को जोड़ने को तैयार हैं। सत्ता के लिए अपराधियों के साथ समझौता बीजेपी करती है, फंडामेंटलिस्ट से करती है, जो देश की जो फंडामेंटल्स है उसको कमजोर करने की बात करती है। सीरियस डिबेट इस पर होना चाहिए। चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप सत्ता आपत्ति में कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, आप सत्ता के लिए आप मुझे बताइए, लोग समझौता करते हैं। अच्युतानंद जी, नहीं, अच्युतानंद जी, लोकसभा चुनाव में आपको जानकारी है, लोकसभा चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी 10 बाहरी उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी छवि के लोग हैं, नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में अपराधी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिनका भी आपराधिक पृष्ठभूमि का है, मैं सब पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके उसे निकाल कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्हें साथ में रखेंगे। साथ ला रहे, ऐसे किसी का अपराधी करने से अपराधी हो जाएगा। अगर दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में अगर वो लोग रहते हैं और जिनके खिलाफ जांच होती है, बीजेपी, अरे येदियुरप्पा इसके साफ सबूत है। अरे येदियुरप्पा जैसे, येदियुरप्पा का बात क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे ये बताइए, सत्ता के लिए अगर ऐसा नहीं होता है, अच्युतानंद जी, सत्ता के लिए अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 बाहरी उम्मीदवारों को उतारा। लोकसभा चुनाव में बिहार की मैं बात कर रहा हूं, यूपी में भी आपने 19 नेताओं को शामिल किया। क्या ये सब सत्ता के लिए नहीं? टिकट फिर क्यों दी? आप जरूरी तो नहीं जैसे आप शामिल करेंगे टिकट देंगे, ऐसे क्या मजबूरी होती है? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम बना लिए, सदस्य बना लिए, तो उसके चुनाव जीतने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया तो हम इम्पार्शियल होके तो और हम ये सर मुझे बताइए, एक लकीर है, इसके उस पार है तो वो अछूत हैं, इसके इस पार आ गए तो हम फंडामेंटल शुद्ध हो गए हैं। हम प्रोग्रेसिव है। किस तरह की सियासत है? भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा और हमको लगेगा, इन शब्दों का अपमान मत करिए, हमको लगेगा कि ये हमारा मैसेज को देश के गौरवशाली बनाने के लिए बुखारी साहब, उनको हम उतारेंगे चुनाव में। मैं चाहूंगा सर आरोप प्रत्यारोप नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं सवाल आपसे पहले कर लेता हूं और मैं जो कहना चाह रहा हूं दरअसल आप सभी से, मैं सवाल पूछने के लिए सर हूं यहां पर। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे में तमाम जो पार्टियां हैं वो आरोपों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, इसलिए मैं चाहता हूं आप अपनी अपनी पार्टी को लेकर जवाब दें। आपकी पार्टी पर भी सवाल उठे, आपकी पार्टी में भी लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम बाहरी उम्मीदवार खड़े किए गए, बाहरी लोग शामिल किए जाते रहे। ठीक है, आज के डेट में बीजेपी में ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, उसे आप कह सकते हैं अलग संदर्भ में, लेकिन ऐसा क्यों जो कल तक आपके लिए अछूत होते हैं वो आज आपके लिए शुद्ध हो जाते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है बुखारी साहब? देखिए, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, पहली बात ये आप जान लीजिए जी, उनकी ज़रूर हम देखते हैं कि चाहे वो किसी पार्टी से आए हों, व्यक्तिगत उनकी छवि या उन पर कोई इस तरह का कोई ब्लेम नहीं रहा हो, जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी कर चुके हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि हमारा अगर राजद से गठबंधन हुआ तो कहते हैं कि जंगल राज 2 को बुला रहे हैं, लेकिन उसी जंगल राज 2 गारंटी के साथ सुनिए मेरी बात, जितने लोग शामिल हुए हैं, उसी जंगल भाजपा के लोग शामिल हुए हैं, जंगल राज 2 का छवि के थे प्रधान सचिव राम कृपाल जी, उसको इन्होंने लाया ही नहीं। उस जंगल राज के हीरो को इन्होंने राष्ट्र में मंत्री बना दिया। जिस पार्टी की बात हो रही ये है, क्या बात करेंगे? मोरल नहीं है। आप लालू प्रसाद यादव के साथ हैं सर,
नमस्कार। जिन्हें आप वो राम कृपाल यादव जब लालू जी के साथ थे तो जंगल राज जी, तो आप भी तो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, जिन्हें आप जंगल राज का इनके प्रतीक मानते चले गए थे। थे, राष्ट्रीय मंत्री बना दिए। एक मिनट समय दीजिएगा। कहाँ रह गई सिद्धांत नैतिकता की बात? जिस पार्टी की बात हम हो तो रही कहते है, हैं, जिस पार्टी की उसके संस्थापक कन्विक्टेड है, चारा घोटाले में अभियुक्त नहीं कन्विक्टेड है, वो बात करेंगे आपराधिक छवि की बात? जी। दुख होता है। मैं इसको इंटरैक्ट करता हूं। आप पहली बात इसलिए अपराध की पहली बात बात तो कि अपराध की आप सुन लीजिए, कन्विक्टेड है आज के डेट में, कन्विक्टेड सुन लिया जाए। देखिए नहीं सुन लीजिए, चौधरी जी के बातों का समर्थन करते ना चौधरी जी के बातों का समर्थन करते मैं कह रहा हूँ कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप हमें बात करने दीजिए। एक सेकंड सर, पॉइंट उठा है, जवाब ले यात्रा चलाया, वो यात्रा चलाया। नहीं आप ऑब्स्ट्रक्शन मत डालिए, बोलने दीजिए लेट अरे इनकी बारी बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए। नहीं बोलना नहीं चाहते हैं, चूंकि सेंस मैंने नहीं अरे किया, आपके सरकार के प्रशासन के खिलाफ नीतीश जी ने यात्रा चलाया। नहीं देखिए बस आप जवाब न्याय यात्रा, अरे भैया आप सुनिए, धन्यवाद यात्रा, अच्युतानंद जी बोलिए बोलिए संपर्क यात्रा, रिक्वेस्ट बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सारा डिबेट- यात्रा डिबेट- चलाए, डिबेट है, सर। यात्रा में This is debate, sir. This is debate, sir. जनता दल और Let कांग्रेस him के speak. प्रशासन के खिलाफ यात्रा Let him चलाए speak, मैं sir. सुन रहा हूं। Please. और यात्रा चलाते रहे और अच्युतानंद आज जी। सत्ता के लिए मिल गए। नहीं तो फिर आप भी मिले, आप भी पासवान सुमित जी के जी, साथ सुमित मिले जी, हैं, रामविलास सुमित जी, पासवान जी के साथ मिले हैं, पासवान जी के जिन्हें खिलाफ हमने कोई जिनके यात्रा खिलाफ- नहीं चलाया है। सुमित जी, मैं चाहूंगा- पासवान जी को अशोक भारतीय जनता पार्टी के सुमित जी, मंत्री सुमित जी, Please, sir. आप और एक हाथ को क्लियरिफिकेशन मानव बाद में देते रहिएगा। विश्वास हुआ सुन लीजिए, तो हमारे साथ गठबंधन की हम अच्युतानंद स्वागत जी करते हैं। प्लीज सर। हाँ देश के नवनिर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्युतानंद जी, ये मंच नहीं है सर, ये आपका मंच नहीं है सर, प्लीज, प्लीज ये आपका मंच नहीं है सर, ये मेरा मंच है, प्लीज ये मेरा मंच रहने दीजिए प्लीज सर। सुमित जी, अशोक जी हाँ एक तो कि विषयांतर होकर पहले तो मैं क्लियर ये कर लूं कि आप जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की में हो सकता है कि सारे बीच वाले मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो आज रूल कर रहे हैं करीब करीब भारत के हर राज्य में, जो सत्यता है, जो पूरे भारत का डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है। अभी आदरणीय नवल किशोर जी ने दो बातें उठाई, एक से मैं सहमत हूं, हालांकि बहुत हल्के में उन्होंने लिया कि सोशल पॉलिसी जो है, वक्त कम है सर, जल्दी से। हाँ सुन लीजिए, वो उसके अनुसार पार्टियां अपना रूप बदलती हैं, ये सत्य है, क्योंकि अभी भी यहां गरीबी 50% से ज्यादा है। दूसरी बात, अभी नवल चौधरी जी ने बिना कोई तर्क के, बिना किसी चीज के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, जिस तरह से आदरणीय लालू जी का नाम ऊपर लाया, बिना किसी प्रोवोकेशन के, मैंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, और चर्चा चल रही थी बीजेपी के क्रिमिनलाइजेशन की, क्योंकि ये दूसरे की बात कर रहे थे। बीजेपी का एक मिनट आप खुद आरजेडी का सुन लीजिए, आरजेडी का प्रवक्ता होने के नाते, नहीं ठीक है, आप काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन जिस समय तरह कम। से प्रोवोकेशन, बिना प्रोवोकेशन के, ये देखिए क्रिमिनलाइजेशन जो है हर पार्टी में है, सुन लीजिए। आप खुद बताइए कि आपकी पार्टी में ईमानदारी से नहीं है, बीजेपी में नहीं है सुमित जी आप सुन लीजिए सर, लिस्ट बहुत सारी निकल बीजेपी सकती में कोई कन्विक्टेड व्यक्ति, है, बहुत सारे बिहार ही नहीं, बीजेपी में कोई कन्विक्टेड व्यक्ति नहीं है। कई राज्य और भी हैं। है अमित शाह, नहीं चार्जशीटेड है अमित शाह पर, कोई चलिए, चार्ज जनता नहीं तय है, करेगी, क्या लेकिन दल कोई बदल जानकारी आपको नहीं है। आज की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई हो चुकी है, दल नहीं, बदल नहीं, एक सुन मजबूरी लीजिए, भी है पहले सर, मैं- वक्त कम है सर, मैं माफी चाहूंगा नवल चौधरी जी का कोई जवाब, जानकारी आपने काउंटर आपको कर नहीं लिया, है। आपने काउंटर कर नवल लिया। चौधरी जी का जवाब दे दूं, इन्होंने बिना प्रोवोकेशन ठीक के है सर, जिस तरह से आप अपना काउंटर कर चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर दल बदल एक सियासी मजबूरी भी हम कह सकते हैं, शो सियासी करता सच्चाई है भी कि है, कितना अवसरवादी राजनीति मौजूदा सियासत में जरूरी भी है और मजबूरी भी है, विचारधारा की शायद कहीं कोई जगह नहीं रही। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी का।